नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है जूनियर इंटेक्चर का, है ना। यानी कि जूनियर इंटेक्चर परीक्षा का दूसरे फॉर्मांसर की खोल रखी है ना। तो कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, इसका पेपर है ये। सीधी भर्ती 2024, है ना। सीवीटी के माध्यम से लगी है और पेपर का कोड है RAT 05। इनसे क्या है कि त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी भाई कि कुछ गलत बता दें अपन, है ना। जो है वो पेपर है वही आंसर की है। परीक्षा की दिनांक है 18/11/2024। 18/11/2024। ठीक है। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं, है ना। कुल क्वेश्चन है इसमें 120। जब इसमें 40 क्वेश्चन है ना, वो राजस्थान जीके के हैं, तो इस वजह से इनको देख रहे हैं। ठीक है। पहले बता देता हूँ मैं आपको कि इस प्रकार का पेपर है। अगर आपके सिलेबस के हिसाब से है और आपका काम का है, ठीक है ना, या फिर आपके सिलेबस है उसमें जीके आएगी, जैसे कि राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इतिहास व संस्कृति, तो आप देख सकते हैं ये पेपर है। लेकिन इसमें क्या है कि बीच बीच में दे रखे हैं वो क्वेश्चन, एक साथ नहीं दे रखे भाई। 40 क्वेश्चन दे दिया राजस्थान जीके के, फिर इनकी सब्जेक्ट के हैं, तो उनकी सब्जेक्ट के नहीं देखेंगे, सिर्फ अपन को राजस्थान जीके का देखना है, देखने, है ना। तो जैसे कि बीच में बता देता हूँ मैं, ये पेपर है ना। जब ये पूरा को नहीं देखेंगे अपन, सिर्फ राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है उनको ही देखेंगे। जैसे कि ये है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है। छिप्रा, बनास, काकने, काली सिंध। अब ये जो प्रिंट है जो तो है, अब क्या ही करें, ये तो सीबीटी मोड पे है इस वजह से। लेकिन है ना, ये प्रिंट कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि जो क्वेश्चन है उनका लेवल। ठीक है ना। अब जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सबसे बेस्ट होते हैं, उनसे ही अपन सही तरीके से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन क्वेश्चनों उनसे पता चल सकता है कि भाई किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। और इनको अच्छी तरह से कर लेंगे तो नेगेटिव वगैरह अपने कम जाएंगे। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बीच बीच में, है ना। तो चलिए भाई। ये क्या है? निम्नलिखित में से 18 विशिष्ट कार्यों में से अर्बन लोकल बॉडीज ULB को सौंपे जाने वाले कुछ कार्य कौन से हैं? जब ना ये अपने जो जीके के क्वेश्चन है ना, वहाँ से भी आ चुका है। ये इस प्रकार से आया था। ये बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें कितने कार्य बांटे गए हैं? 29। और नगरीय क्षेत्रों को 18। ध्यान देना इस बात पे, ये आएगा अपने 18 विशिष्ट कार्यों, है ना। यानी कि ग्रामीण में 29 है ग्रामीण प्रशासन को, और नगरीय जो प्रशासन है उसको 18 कार्य बांटे गए हैं। निम्नलिखित में से 18 विशिष्ट कार्यों में से अर्बन लोकल बॉडीज ULB को सौंपे जाने वाले कुछ कार्य कौन से हैं? आंसर देख लेते हैं। एक है ये, एक ही है ना, एक ही है। एक में ए है। ए का मतलब है 1 2 3। अग्निशमन सेवाएं, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन और मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन। अग्निशमन सेवाएं, नियोजन सहित शहरी नियोजन, मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन। सरकार के लिए कुछ राजस्व उत्पन्न करना, ये ध्यान नहीं है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। यहाँ से आता है क्वेश्चन कि बताइए नगरों को कितने कार्य बांटे गए हैं? 18। और ग्रामीणों को 29। 73वां संविधान किससे संबंधित है? गांव से। 74वां संविधान किससे संबंधित है? नगरों से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं गै से ग्रामीण है। ठीक है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरों से। और ये 18 किसके हैं? नगरों के। 29 किसके हैं? गांवों के कार्य। और अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? जब ये नगर और है ना ग्रामीण, उनसे ही है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है कि भाई जैसे कि अगर 243 है तो के किसका है या फिर ए किसका है, ऐसे है। तो इसमें कन्फ्यूजन है कि भाई नगर का कौन सा है। जैसे ये तो पता है 243 है, ठीक है। लेकिन 243 में भी इस प्रकार से है, जैसे कि कै, अब कै बोल दो या फिर ए बोल दो, एक बात है। तो कै किसका है? ग्राम का है या फिर कै नगरों का है, तो इसमें देख लेना। और दूसरी बात है, जैसे कि 9 अनुसूची किस में है? अनुसूची 9 में किसका? गांव का, है ना।
और अनुसूची ही 9 का क किसका आ जाएगा? नगरों का, है ना, नगरों का, है ना। ये 9 अनुसूची होगी और 9 में क ये नगरों से संबंधित होगी। अब इसके बाद में वो क्या है, 11 ये नगरों से और 12 ये नहीं, 11 गांव से, 12 नगरों से। लेकिन और है इसमें, जैसे कि 9 तो है और 9 एक क्वेश्चन आया था उसमें याद किया था अपन ने, वो ध्यान नहीं आ रहा यार। ये तो सही है 9 और 9 के, लेकिन और आगे और था कुछ, कोई बात नहीं, आगे आगे आ जाएगा कोई क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोकुंदा। जब ये बता, गोकुंदा, दा दय से अपन कर रहे हैं इसको उदय, है ना, उदयपुर। गोकुंदा कहाँ है? उदयपुर में। जब और ये क्वेश्चन आया था कि भाई प्रतापगढ़ है वो, तो ये क्या नाम है, भोराट का पठार, उड़िया का पठार, और एक और क्वेश्चन था किधर है वो, मेवात, हाड़ौती, भोराट, मारवाड़। नहीं, वो इस प्रकार से था कि भाई ये किन किन क्षेत्रों में, जैसे कि बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा, और डूंगरपुर भी था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कांठल का, है ना, कांठल का, यहाँ पर कांठल का ये कन्फ्यूज़ करते हैं बार बार में, जब वो अपन ने ऐसे याद कर रखा था, पे आएगा उसमें, अगर वो क्वेश्चन देगा ना तो उसमें पे आएगा। और ये एक ज़िला इसमें प्रतापगढ़ जरूर आएगा, वैसे 3 ज़िलों में है वो, तो पे ज़रूर आएगा उसमें प्रतापगढ़, ऐसे है वो उड़िया का है, किसका है वो ध्यान नहीं आ रहा है ना, आ जाएगा कोई कुछ क्वेश्चन में। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है? जो गोकुंदा तो पता है अपन को कहाँ है, जैसे दे उदयपुर, कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है, जब मध्य स्थित है। हाड़ौती तो अलग हो गया, है ना भाई, मेवात इधर अलवर भरत, मेवात, मेवात, है ना, तो मेवात अलग है, और मालवा, मेवा समझ रहा है ना, जैसे कि अलवर भरतपुर, और मालवा समझ रहा है ना, जैसे कि मालवा जो अपने ये मध्य प्रदेश से सीमा लगती है ना, उधर है मालवा, तो इधर का क्षेत्र आएगा मालवा। हाड़ौती हो गया, मेवात हो गया, भोराट, भोराट, एक तो ये भोराट है। उड़िया तो सबसे ऊंचा पठार है ना, ऊंचा, उड़िया तो ऊंचा, भाई जो सबसे ऊंचा उड़ता है वो ऊंचा, तो उड़िया ऊंचा है। अब इसमें क्या है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है। जब मेवात नहीं है, मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ पठार, क्या मारवाड़ पठार करते हैं? हाड़ौती पठार तो गया है ना, भोराट, भोराट करते हैं इसमें। देखते हैं क्या है आंसर, 4 में, 4 में, 4 में डी है, 4 में डी सही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, अब तो ये इसने इस प्रकार से दे दिया कि भाई कुंभलगढ़ और गोकुंदा कहाँ है, ये भोराट है, लेकिन वो ये देगा, ये बता भोराट किन ज़िलों में है, कुंभलगढ़ प्रतापगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो। तो भोराट पठार, जब भोराट, जब देश से तो याद है गोकुंदा उदयपुर है ना, और कुंभलगढ़ ये राजसमंद में, तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा में है भोराट। उड़िया पठार कहाँ है? उड़िया ध्यान नहीं है। हाड़ौती पठार तो जानते हैं, मेवात पठार भी जानते हैं, मारवाड़ पठार, मारवाड़ पठार पता नहीं है यार, मारवाड़ पठार का, मारवाड़ पठार। आगे चलते हैं ना, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं? जब चंबल की अपन ने इस प्रकार से याद कर रखी है, जैसे कि अगर चंबल में बह आएगा, है ना भाई, चंबल में बह आएगा। जब जैसे कि ये चंबल यूँ ही देता है, ज़्यादातर बिंदी लगा देता है ऊपर में, है ना, चंबल है ना, ये एरिया है ना, जब चंबल में ये देगा ना तो ये बह ज़रूर देगा, ये बह। तो बह का मतलब है, जो चंबल आएगा ना, इसमें एक तो 3 अक्षर है चंबल, तो बनास में भी 3 अक्षर है, बनास, ठीक है, चंबल बनास, और पार्वती, पार्वती में भी 3 अक्षर है, ठीक है। और इनकी एक खास बात यह है, चंबल में बह आएगा, बनास में बह आएगा, पार्वती में भी बह आएगा, ये सब आपस में सहायक नदी है, किसकी? चंबल की। जब बनास होगी,
काकने नहीं आएगी, काकनी तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। काली सिंध, हाँ काली सिंध आ जाएगी, काली सिंध, हाँ इधर है ना भाई, झालावाड़ वगैरह, हाँ ये आ जाएगी काली सिंध। छपरा का पता नहीं है यार, है छपरा, छपरा तो ये काकने को हटा देते हैं। इनमें कौन सी चंबल की सहायक नदियाँ हैं, तो काकने को अगर हटाते हैं तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 बी में है। अब देखते हैं आंसर, आंसर क्या कहता है। 8 में, 8 में 1, 2, 4, 1, 2, 4 सही है भाई, ठीक, 1, 2, 4 ये बात समझ में, जैसे कि छपरा हो गया है ना, बनास हो गया, और ये काली सिंध हो गया। काकनी नहीं है, काकनी हो चाहे कांतली हो, ये सीकर इधर वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। आगे चलते हैं, लेकिन है ना एक और क्वेश्चन आया था कि जयपुर की, है ना, जयपुर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वो है, मेंढा है जयपुर में, लेकिन आंतरिक प्रवाह की पूछा था उसने अपन से, ऐसे था कुछ क्वेश्चन। शुष्क बर्फ ये तो जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर कूलर का टैंक मुख्यतः किससे बना होता है, छोड़ते हैं, वाटर कूलर की बात है। 10 में देख ही लेते हैं, बी स्टेनलेस स्टील का। जीके पे चलते हैं, फिर भाई ऐसी नहीं है, अपन ने सौगन नहीं खा रखी भाई इन क्वेश्चनों को देखेंगे नहीं, लेकिन ये जैसे कि अगर साइंस के होते, कंप्यूटर के होते, हिंदी ग्रामर के होते हैं ना, इकोनॉमिक्स के होते, ठीक, करंट के होते तो देख लेते। अब ये आएगी नहीं अपने, जनरल साइंस के होते तो भी देख लेते। अब ये अपना है, वनों को जिले से सम्मिलित कीजिए, आराम से, है ना। पहले अपन करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, कि भाई पहले अपन करें, चाहे वो सही जा या गलत जा, मायना रखता है कोशिश करना। आप कोशिश करोगे तभी आपको सही दिमाग में वो जगह घेरेगा कि हाँ भाई इसका ये है, ये है। अब फिर उसका अगर आंसर देखेंगे तब वो लारे क्लार क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। और अगर इसको पढ़ के निकल लेंगे ना तो उसमें कोई वो सही वो नहीं है, वो कहने का मतलब ये है। जब शुष्क वन, शुष्क वन जैसलमेर, सदाबहार वन, सदाबहार वन बांसवाड़ा, मिश्रित पतझड़ वन अलवर, शुष्क सागवान वन माउंट आबू। जब यहाँ अपन कुछ मिसमैच तो नहीं कर रहे हैं, ये मिश्रित पतझड़ वन ये तो सही है, और ये शुष्क वन ये भी जैसलमेर सही है, लेकिन बांसवाड़ा और माउंट आबू की बात है ना, जब सदाबहार वन माउंट आबू में, ये सदाबहार वन बांसवाड़ा में, ये पर ये शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में कर देते हैं, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में कर देते हैं। सागवान, ये माउंट आबू इधर ठंडा एरिया है, और बांसवाड़ा जो एरिया है यहाँ बरसात होती है, ठीक है ना, तेज़ धूप पड़ती है, तेज़ बरसात होती है। जो मौसम का टाइम आता है मानसून का, जब रोज़ बरसात होती है, जब उससे आप लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार के वन मिलेंगे, तो क्या सागवान, और यहाँ पर सदाबहार, सदाबहार का मतलब हमेशा हरा। तो भाई ये जो माउंट आबू ये भी तो काफ़ी वो है, बरसात का क्षेत्र है, बरसात का क्षेत्र तो नहीं है, ठंडा क्षेत्र है। जब चल यहाँ सागवान करते हैं, सदाबहार यही करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। 16 में, 16 में डी, 16 में डी का मतलब है 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 और ये 2। शुष्क वन जैसलमेर सही, सदाबहार वन ये गलत है अपना, शुष्क सागवान वन, ये सदाबहार वन किधर गया, बांसवाड़ा में है, ये सागवान बांसवाड़ा में है, ठीक है ना, सागवान बांसवाड़ा में है। जब ऐसे कर ले भाई इसको याद, है ना, ये कंफ्यूज करेगा फिर भी। जब जैसे कि सागवान है ना, सागवान बा से बा मिला, है ना, बा से बा मिला सागवाना, ये बांसवाड़ा। अब सदाबहार की बात है तो सदाबहार पर जस्ट ये देखिए सही से मिस हो रहा है ना, 16 में डी, 16 में डी, जब 4, 3, 1, 2, 4 और 3, 1 और ये 2। अब देख शुष्क वन जैसलमेर, सदाबहार वन
माउंट आबू। माउंट आबू है सदाबहार वन, है ना, ध्यान देना इस बात पे। सदाबहार वन माउंट आबू है। मिश्रित पतझड़ वन, ये तौल पर सही था अपना। शुष्क सागवान वन, जो वाह से वाह करेंगे अपन, ठीक। वाह, अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा तो सागवान बांसवाड़ा, चाहे और किसी प्रकार का ऑप्शन हो, अपन नहीं करेंगे, ठीक। तो सागवान बांसवाड़ा है। सदाबहार, सदाबहार ये माउंट आबू में है। सदाबहार जो हमेशा हरे रहते हैं ना, वो माउंट आबू है, और जो सागवान है वह बांसवाड़ा है, ठीक। आगे चलते हैं। सॉरी। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान में अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ? चलिए भाई बताइए इसमें क्या आएगा। बात कर रहा है राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान में अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ? पता नहीं है। 75 कर दें इसमें? नहीं, पता नहीं है, देखते हैं। 18 में 18 में डी है। 1973 दोबारा देख ले। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान में अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ? 1973। और इसके बाद में ये शुष्क वन का अपन ने जैसलमेर कर दिया, सदाबहार का माउंट आबू, पतझड़ का ये किधर का, ये अलवर, सागवान ये बांसवाड़ा है। वाह से वाह बांसवाड़ा। और ये बीच बीच में जब इस प्रकार से ना टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। चलो वहीं चलते हैं। फिर 1973 हो गया ना। 1973 किसकी बात कर रहा है? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश। आगे चलते हैं। अब बता इसको आराम से पढ़ के, है ना। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब बात ये प्रथम की पूछ रहा है, जब एक है ना क्वेश्चन, ये जो प्रथम का है ये हमेशा आएगा, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। अगर उसको आरएसएस भी ले रहा है तो वहाँ एक से प्रथम जो क्वेश्चन है, जैसे ये डिपार्टमेंट जो पूछता है प्रथम, चाहे वो प्रथम महिला हो, चाहे वो प्रथम सचिव हो, चाहे वो प्रथम कोई ये जो संगठन है जैसे कि निर्वाचन आयोग, ह्यूमन राइट्स हो गया, उनका प्रथम, ठीक है ना। या फिर प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम का जरूर क्वेश्चन पूछेगा ये आरएसएस में भी, ध्यान देना इस बात पे। जब निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल, ये ऐसे कर रहे हैं कि भाई अपन प्रथम में ही चुनाव होने पर अपन निहाल हो गए, ठीक है ना। प्रथम बारी सिलेक्शन होने पर निहाल हो गए। तो गुरुमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956, 25 अक्टूबर 1956। एकीकरण कब हुआ था अपना? 1956 में पूरा हुआ था। मार्च में कितने हुए थे? मार्च में हुए थे 3 एकीकरण। और कब की बात है ये? 48 में, यानी कि 48 में, 1 मिनट, मार्च देखे, मैं बात कर रहा हूँ एकीकरण की। जब 1948 में 1948 में एकीकरण हुए थे 3, जब मार्च में 2 और अप्रैल में 1, कुल 3 हो गए। 48 49 में हो गए थे 2, है ना, 49 में 2। पंचम जो चरण हुआ है वह 5 मई को हुआ है, 5 और 5। और एकीकरण पूरा हुआ है 1956 को, है ना। गुरुमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956। आंसर 19 में, 19 में सी है। 19 में नहीं, सी क्या है? 19 में ए है, 19 में ए है, वो दूसरा आंसर देख लिया। 19 में, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में हाड़ी रानी बावड़ी स्थित है? जब ये बूंदी है 20 में। ओए गलत हो गया भैया, 20 में सी का मतलब है टोंक। जब 84 खम्भों की छतरी बूंदी है, सही है, लेकिन ये हाड़ी रानी की बावड़ी बात कर रहा है। जब हाड़ी रानी बावड़ी की 20 में, सी है, टोंक है भाई। हाड़ी रानी की बावड़ी पता नहीं यार ये अपनों को यार। हाड़ी रानी बावड़ी, हाड़ी रानी
सिर काट दियो छत्राणी, वो कौन सी रानी है? आड़ी रानी थी तो थी वो। जब आड़ी रानी बावड़ी है, आड़ी रानी बावड़ी टोंक है। ध्यान देना, इसको याद कैसे करें? जब आड़ी है ना, आड़ी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आड़ी रानी टोंक, बूंदी नहीं है। वैसे बूंदी ज़्यादातर इधर, ये बावड़ी ज़्यादातर बूंदी में ही है, लेकिन आड़ी ये टोंक की बात कर रहा है भाई। अब आंसर है तो है इसमें, अपन को गलत याद हो रहा होगा क्या? तो हाड़ी रानी बावड़ी। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी है ना। तो हाड़ी टोंक, हाड़ी टोंक, हाड़ी टोंक। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में नड़ वाद्य यंत्र अधिकतर प्रयुक्त होता है? बात कर रहा है नड़ की। अब बता, नड़, जब नड़ अपन करें इसमें क्या, नड़ वाद्य यंत्र है। जब जैसल मेर कर दें, नड़ चॉइस में जैसलमेर सही है। नड़ है ना, नड़ वाद्य यंत्र। जब कालबेलियों का प्रमुख वो भोपाओं का कौन सा नृत्य है, भोपाओं का कौन सा वो है वाद्य यंत्र? पूंगीकन का वाद्य यंत्र है, कालबेलिया कह सकते हैं, है ना, सफेरा कालबेलिया। और ये देखना पड़ेगा यार, ये लोक नृत्य किससे किस प्रकार से संबंधित है। नड़ जैसलमेर है। तत्वैध है, उनमें अपन ने ये याद कर रखा है, जैसे कि तत् आएगा ना तो उसमें तय जरूर आएगा। जैसे कि अलगोजा है, इसको अपन ने याद कर रखा है अलगो, हाँ नहीं अलगोजा नहीं, अलगोजा तो घनवैध है, अलगोजा तो घनवाद है। तो जैसे कि मजीरा किस प्रकार का आएगा? मजीरा आएगा विषम, उसमें वो क्या है, उसको तत्वैध में नहीं आएगा मजीरा। मजीरा वो बजाते हैं ना, उस प्रकार का क्या नाम है, उसमें आएगा। बांसुरी ये वगैरह ये स्वर, उसमें आएगा स्वर में, कह रहे हैं सुशीर में आएगा बांसुरी। इस प्रकार से है, और देख लेंगे इसको जो जो क्वेश्चन आएंगे जब। नड़ जैसलमेर। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुदान है 60-40 है, 25 में पहले भी आ चुका है। कुछ गलत है यार, 60 में, 60 नहीं है, 25 में, 25 में डी, 25 में 75-25 है। तो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसमें यार 60-40 था, जब इस वजह से वो कर दिया अपन ने। तो 75-25 है ना, ध्यान देना, 75 और 25, केंद्र का 75, राज्य का 25। राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में चारणों द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? चारणों द्वारा, चारणों द्वारा मारवाड़ी, मारूबड़ी, पिंगल और डिंगल, इसमें कौन सा आएगा? चारणों द्वारा कौन सी भाषा राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में? पिंगल करें या डिंगल करें? पिंगल करें या डिंगल करें? देखते हैं। 26 में डिंगल है ना, डिंगल है, डिंगल। जब चारणों से कौन सा साहित्य संबंधित है? डी, डी है। पिंगल मत कर देना भाई, होने को तो ये भी संबंधित है ये, लेकिन अलग अलग से है ये। राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में, निश्चित साहित्य में चारणों द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? डिंगल, डी है ना। ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, चारणों है ना, यानी कि चरण, डिंगल है ना, चारणों डिंगल। फिर आगे चलते हैं। हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए उपकरण प्रयोगी है तो हाईग्रोमीटर है, सब जानते हैं। हवा में दाब के लिए बैरोमीटर। 30 में वही सही है, हाईग्रोमीटर। इसके बाद में अब बता, निम्नलिखित अभिलेखों का सर्वाधिक उपयुक्त कार्यक्रम
प्राचीन से नया चुनिए, यानी कि प्राचीन से नया चुनना है। जब सारणेश्वर प्रशस्ति अभी क्वेश्चन आया था, तब मैंने बोला था आपको कि भाई ये जो प्रशस्ति है और ये अभिलेख है उनको याद कर लेना। वो जो अलग क्वेश्चन था उसमें अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन ये डिटेल दे रखी थी कि ये इधर इस सन से है, ये इस सन से है, ये इस सन से है, ये इस सन से है, वो क्वेश्चन था उसमें। जब इसमें सबसे प्राचीन बताना है अपन को, है ना, प्राचीन से नया। रणकपुर पाली है, सारणेश्वर ही कर देते हैं इसमें। शायद अर्थुणा आ सकता है। आंसर देखते हैं क्या है ना। रणकपुर तो पाली है। अब जगन्नाथ राय अभिलेख, अर्थुणा सैब अभिलेख, सारणेश्वर प्रशस्ति, है ना, या तो एक है या दो है। अब देखते हैं इसमें क्या है। 32 में 32 में डी है। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ये है 1 2 और 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। सही है यार, पकड़ गया यार अपन। देख, सारणेश्वर, है ना, ये फर्स्ट पे है। फर्स्ट का मतलब समझ रहा है, सबसे प्राचीन। सारणेश्वर ये इस प्रकार से याद कर रहा है कि भाई ये महादेव बाबा है, यानी कि भगवान शिव है। भगवान शिव सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, ठीक है ना, उनके शिवलिंग। तो वो सबसे पहले देवता हैं, तो उसी आधार पे अपन याद कर सकते हैं कि सारणेश्वर। और जैसे सारणेश्वर में शिव छुपा हुआ है और इसमें तो शिव ही है, ठीक है ना। जैसे कि नयनार, नयनार किससे संबंधित है? शैव धर्म से। और आलवार, आलवार विष्णु भगवान से। तो ये शिव भगवान से याद कर सकते हैं। तो इसमें बस चक्कर यही था कि भाई पहले इसको लाएं अर्थुणा को, या फिर ये सारणेश्वर को लाएं। तो सारणेश्वर, सारणेश्वर ये फर्स्ट नंबर पे है। प्राचीन काल की बात है, जब ये ऐसे नहीं है कि यही प्राचीन हो। ऑप्शन के हिसाब से जो है, जो ये है सारणेश्वर प्रशस्ति, ठीक। सारणेश्वर प्रशस्ति के बाद में अर्थुणा शैव मंदिर है। अर्थुणा शैव मंदिर अभिलेख है। एक क्वेश्चन भी आया था, बताइए अर्थुणा शैव मंदिर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, सारणेश्वर प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। फिर ये गलत लिख दिया अपन ने। ये जो 3 और 4, ये 4 3 पे आएगा ना 32 में। हाँ, 4 3 पे आएगा, यानी कि ये 3rd नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है जगन्नाथ मंदिर। रणकपुर मंदिर का अभिलेख ये तो पाली है। अब दोबारा देख, बताइए पहले पे नंबर कौन सा है इसमें? ये है स्वर्णेश्वर प्रशस्ति। दूसरे पे कौन सा है? अर्थुणा शैव मंदिर अभिलेख है। पता है ये कहाँ से मिले हैं? सारणेश्वर प्रशस्ति भगवान शिव से है, अर्थुणा शैव मंदिर भी। जब सारणेश्वर प्रथम, अर्थुणा शैव मंदिर, ये बड़ा बड़ा नाम है। अर्थुणा शैव मंदिर तो सेकंड पे रख देंगे इसको, सारणेश्वर फर्स्ट नंबर पे। फिर रणकपुर पाली में है 3, और जगन्नाथ राय अभिलेख ये 4 है। आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। बीच बीच में दे रखे हैं न क्वेश्चन। पहले तो क्या है कि यहाँ एरिया ना झामर कोटड़ा भंडार संबंधित है। जब झामर कोटड़ा भंडार है ना, ये वो है खनन क्षेत्र से, समझ रहे भाई। जब ये कोटड़ा ऐसे याद कर रखा है अपन ने, झामर और कोटड़ा। कोटड़ा में क्या आ रहा है? तो रॉक, रॉक है ना, रॉक में भी क्या आ रहा है? जब कैसे कै रॉक फास्फेट एरिया ना। देखते हैं अब ये आंसर सही है क्या नहीं है। 36 में सी सही है भाई। तो इस प्रकार से याद करने पड़ेंगे आपको, जिस प्रकार से भी सूटेबल हो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बस याद होना चाहिए, क्वेश्चन आते ही आंसर आ जाना चाहिए, ये है। तो झामर कोटड़ा, जब कै से कै रॉक कै, है ना, कै रॉक को रॉक कै, है ना, कै रॉक कै रॉक को कोटड़ा से रॉक, रॉक का कै और कोटड़ा का कै। तो झामर कोटड़ा भंडार संबंध है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। कंप्रेसर ये एरिया, ये जयपुर है ना, ये एरिया। खोले के हनुमान जी रोप वे स्थित है। खोले के हनुमान जी, पता नहीं है यार। अलवर कर दें? नहीं अलवर में तो नहीं, उदयपुर ही करते हैं।
देखते हैं 46 में क्या है। अलवर 46 में ए है, जयपुर में है। कोले के हनुमान जी रोपवे स्थित है जयपुर में। ये ध्यान नहीं है यार, एकदम पढ़ा ही नहीं है। 46 में ए खोले के हनुमान जी। तो ये बताइए खोले के हनुमान जी कहाँ है? जयपुर में। खोले के हनुमान जी जयपुर में। तो रोपवे स्थित है जयपुर में। खोले के हनुमान जी जयपुर में। फिर आगे चलते हैं। हाँ, राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा शुभ विवाह के लिए मैन है? निम्न में सबसे उपयुक्त ये तो आखा तीज है, सब जानते हैं इसको तो ना। फिर रणछोड़ भट्ट ने राजप्रस्थिति किस भाषा में लिखी? रणछोड़ भट्ट। जो रणछोड़ भट्ट कहाँ से संबंधित है? रणछोड़ भट्ट पाली है, बामन। गलत है यार, संस्कृत है इसमें, बामन में भी है संस्कृत। तो वो तो तेरी सही है। रणछोड़ भट्ट राजप्रस्थिति किस भाषा में लिखित है? संस्कृत है। लेकिन रणछोड़ भट्ट ये शायद पाली से संबंधित है। ये पाली में रहने वाले थे शायद, जब कन्फर्म नहीं है, छोड़ो ना। रणछोड़ भट्ट ने राजप्रस्थिति किस भाषा में लिखी? संस्कृत। रणछोड़ भट्ट संस्कृत। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की चर्चा की है? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की चर्चा की है? बात 7वीं शताब्दी की है, जब श्रीरंगधर करते हैं अपन ना। ये साहेबदीन निहालचंद उद्योतन चूरी, ये तो बाद की बात है। चल ए ही करते हैं इसमें। 53 में ए सही है भाई। श्रीरंगधर। अब ये क्वेश्चन अपन को आता नहीं था ये, लेकिन है ना, ये साहेबदीन निहालचंद इनको जानते थे अपन उद्योतन चूरी, क्योंकि ये 7वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है। जब 7वीं शताब्दी से, तो यही होगा श्रीरंगधर और श्रृंगधर। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की चर्चा की है? श्रीरंगधर। वर्तमान में निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वर्तमान में निम्न से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब 55 में ए है, 55 में ए है। वर्तमान में निम्न से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का एक उद्देश्य नहीं है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। दोबारा से समझ, बार समझ। वर्तमान में निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का एक उद्देश्य नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये व्यापार की बात नहीं आएगी। चल ठीक है। आपदा प्रबंध है ना, पारिस्थितिक संरक्षण है, और जल विद्युत उत्पादन है। सही है। और बाढ़ को रोकना, ये भी हो सकता है इसमें, जब ये व्यापार नहीं आएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। फिर अलवर व भरतपुर की जलवायु है, जब इसको अपन कर देते हैं ये अर्ध शुष्क में कर दें। शुष्क तो वो हो गया ना, आर्द्र तो नीचे हो गया, अति आर्द्र वो हो गया नीचे। जब अर्ध शुष्क है या फिर शुष्क है, शुष्क नहीं अर्ध शुष्क करते हैं, अर्ध शुष्क। 56 में देख ले, ये पर शुष्क है। नहीं, शुष्क तो इधर होगा, जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा। शुष्क तो इधर आर्द्र, ये नीचे है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है ना, झालावाड़ अति आर्द्र। और एक दो जिले इधर भी है आर्द्र में, जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है ना, वो आर्द्र में आ जाएंगे। अर्ध शुष्क। 56 गलत है यार, ये इसमें सी कर रखा है आर्द्र। तो अलवर भरतपुर की जलवायु आर्द्र, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है ना, ये गलत हो रहा है। 56 में सी है।
56 में सी है, आर्द्र है। अलवर और भरतपुर की जलवायु, ठीक है, आर्द्र आर्द्र। तो ये अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह, तो जयपुर किस में आएगा? आर्द्र में नहीं, छोड़ना। अलवर और भरतपुर आर्द्र है। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, चला आर्द्र है। इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान में जुलाई 2024 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? मुख्य सूचना आयुक्त हरदेव जोशी, शीतल धनखड़, मोहनलाल लाठर और हीरालाल सामरिया। ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा है, लेकिन अब आ नहीं रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ राजस्थान इन जुलाई 2024। शीतल धनखड़ या हरदेव जोशी? देखते हैं आंसर में क्या है। नहीं पढ़ रही पहाड़ भाई। 61 में सी लाठर है, मोहनलाल लाठर है। तो अब यही होंगे मोहनलाल लाठर भी। अब भी बताइए निम्नलिखित में कौन मुख्य सूचना आयुक्त हैं? तो मोहनलाल लाठर यानी कि लाठी दे रहा है ना, लाठर लाठी। तो मोहन ये तो याद नहीं रहेगा, लाठर याद रह जाएगा। लाठर मोहनलाल लाठर है ना। जुलाई 2024 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? मोहनलाल लाठर। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है? उज्जैन के प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है। उज्जैन, जब ग्वालियर, ये दरी होगा ग्वालियर। और क्या है? ओसिया, ये तो जोधपुर। घटियाला, राष्ट्रकूट। देखते हैं 62 में डी। बढ़िया क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख है ना। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। घटियाला अभिलेख कहाँ से मिला है? ओसिया अभिलेख कहाँ से मिला है? ओसिया शायद जोधपुर होगा। और राष्ट्रकूट अभिलेख कहाँ से मिला है? इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, कौन सा किस राजा से संबंधित है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है? उज्जैन के प्रतिहारों है ना, प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है। राष्ट्रकूट नहीं है, ये ग्वालियर अभिलेख है इसमें। 62 में डी। आगे चलते हैं 62 में डी। ग्वालियर अभिलेख है ना। उज्जैन के प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? जब ये कौन सा चरण है? जैसे कि अपन को याद है कि 1948 में 3 चरण हुए थे। तो 2 तो मार्च में और 1 अप्रैल में। तो ये तीसरा चरण है। अब तीसरा चरण है तो तीसरा मुझे पहले में तो आ गया कौन? मत्स्य संघ है ना। दूसरा संघ में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वगैरह, ये 7-8 थी जितनी रियासत है वो आ गई। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या ये जयपुर, जोधपुर वगैरह है? थर्ड में कौन था? यहाँ पर जयपुर ही था, यहाँ पर उदयपुर था। देखते हैं इसमें। संयुक्त राजस्थान है। 18 अप्रैल 1948 को। जब 18 अप्रैल 19 जवाहरलाल नेहरू नहीं आए। जवाहरलाल नेहरू तो 30 मार्च वाले पाए थे ना, यानी कि बृहद पाए थे। बड़ा काम था बृहद में, बड़ा काम था, बड़ा नेता आया है ना जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो नहीं आएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तभी आए थे। तो जो लास्ट में जो फाइनल वगैरह हुआ था ना तब। तो पी मेनन करते हैं, देखते हैं है ना। 63 में गलत है यार, 63 में ये है जवाहरलाल नेहरू। तो ये इस प्रकार से गलत हो रहा है अपन को ये पता नहीं है भैया कि ये जो 18 अप्रैल को 1948, ये तो पता है कि ये 18 अप्रैल है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये जो कौन सा हुआ है। ये संयुक्त हुआ है, यहाँ पर बृहत हुआ है, यहाँ पर संयुक्त बृहत हुआ है, मत्स्यंक तो है नहीं है।
ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो क्या 2 बार जवाहरलाल नेहरू आए थे? ये देखेंगे, इसका सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। किताब में दे रखा है खूब, हमारा जो राजस्थान है वहाँ से 63 में ये है जवाहरलाल नेहरू। 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 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 18 और 48, जब देख 18 और फिर 48 है, यानी कि 8 से 8। फिर अगर ध्यान रखें तो रख सकते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च और ये अप्रैल है भाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, तो ये अप्रैल हो गया ना 4, तो 48 से याद रख सकते हैं इसको। सन की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे कि 8 तो हो ही गया, 8 और एक कर ही देंगे अपन 18 है ना। जब 8 का ये हो गया और ये जो 4 है, इससे पता चल गया कि भाई अप्रैल में हो रहा है। वो पूछेगा संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था, तो तरह तरह का क्वेश्चन देगा वो, जैसे कि 17 अप्रैल देगा, 15 अप्रैल देगा, ठीक, 18 अप्रैल देगा। जब 18, 8 से 8 18, और जो 4 है वो अपन अप्रैल में आ सकते हैं, क्योंकि चौथा नंबर पे ही अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना। तो 4 4 से फिर अप्रैल, 18 1948 जवाहरलाल नेहरू। राठी, राठी गाय है तो 64 है ना, गाय सही है, राठी गाय है। नाचना ऊँट की नस्ल है। बकरी, बकरी में ना ज़्यादातर ये ज़्यादा आएगी, जैसे कि क्या है, मारवाड़ी, जमुनापुरी, जमुनापुरी तो भेड़ दिखे शायद, नहीं बकरी है जमुनापुरी, री ज़्यादा आएगी बकरी में। चोकला भेड़ की है, ठीक। और जो थार पारकर है वो जैसलमेर मिलती है। भैंस की भैंसाना है, गोदावरी भैंस की है। आगे चलते हैं। मिट्टी का लाल रंग के आदि के कारण होता है, ये वो दिखेगा उसमें, लोहे दिखेगा, हाँ लोहे दिखेगा। चल 65 में, 65 में हाँ सही है, लोहे दिखेगा है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पालिका के आंतरिक राजस्व का स्रोत है, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उसकी प्राप्तियां शामिल होती है? चल भाई बता, दोबारा देख ले, चल दोबारा ही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पालिका के, है ना, बात नगर पालिका की कर रहा है, न कि ग्रामीण की। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व का स्रोत है, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अपनी प्राप्तियां शामिल होती है। जब नगर पालिका से संबंधित है, अनुसूची अनुसूची 9 के, ग्रामीण से 9 है ना, 2009। नागरिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क है ना, एक तो ये व्यवसाय व्यापारी और रोजगार पर कर, विनियामक और अन्य विधान कार्यों के निष्पादन के लिए शुल्क और जुर्माना। चल आंसर ही देख लेते हैं। 67 में, 67 में सी का मतलब है सभी सही है, 1 2 3 4, याद कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पालिका के आंतरिक राजस्व का स्रोत है, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उसकी प्राप्ति शामिल होगी? नागरिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, व्यवसायों व्यापारियों और रोजगारों पर कर, व्यवसायों व्यापारियों, व्यापारियों नहीं है, व्यापारों हैं, व्यापारों, व्यवसायों व्यापारों रोजगार पर कर, विनियामक और अन्य वैधानिक कार्यों के निष्पादन के लिए शुल्क और जुर्माना। विनियामक और अन्य वैधानिक कार्यों के निष्पादन के लिए शुल्क और जुर्माना और कर, ये है भाई। उपयोगकर्ता शुल्क, रोजगारों पर कर और निष्पादन शुल्क और जुर्माना और कर, नगर पालिका के किसकी बात आ रही है? ये अधिनियम 2009। फिर
आगे चलते हैं। बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव 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 चौहान। 75 में सी सही है भाई। ठीक है ना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का, तो वासुदेव चौहान संस्थापक था। वासुदेव चौहान यानी कि कृष्ण भगवान सबके संस्थापक हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। कृष्ण भगवान, वासुदेव भगवान को कृष्ण भगवान को वासुदेव भगवान भी तो बोलते हैं। तो वासुदेव भगवान यानी कृष्ण भगवान सबके संस्थापक हैं, यानी कि वासुदेव चौहान राजवंश का संस्थापक। इसके बाद में भोजन के खराब होने में मुख्यतः क्या शामिल होता है? देखिए दोनों होती है, आर्द्रता और तापमान। अगर ठंडा मौसम होगा तब भोजन खराब नहीं होता है। 77 में बी सही है, आर्द्रता और तापमान। इसके बाद में निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? जब निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? मरुस्थल की बात है, बाल का स्तूप है, बरकान है, ये गोखुर झील नहीं है। ये गोखुर झील तो इधर होगी, किधर? गोखरू झील तो शायद महाराष्ट्र में है, यहाँ पर उड़ीसा है गोखरू झील। ये आ चुका है क्वेश्चन कि भाई गोखरू झील कहाँ है। उड़ीसा में तो बूलर झील है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बूलर, गोखरू का ध्यान नहीं आ रहा, शायद महाराष्ट्र है, देख लेना। 1 और 2 है इसमें। 79 में देखते हैं 79 में क्या है। 79 में डी है। डी का मतलब है केवल 3 का मतलब है ये नहीं है। बाल का स्तूप है, बरखान है ना। ऑक्सबो झील किसको कहते हैं? गोखरू झील को। ये कहाँ है? ये शायद और देख लेना भाई, महाराष्ट्र के कहाँ है। बुलर तो उड़ीसा है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का, ये तो वो है ना, नाहरगढ़ नहीं, जयगढ़ है। नाहरगढ़ नहीं करेंगे अपन, जयगढ़ करते हैं। या फिर आमेर है, नहीं जयगढ़ करते हैं। 80 में जयगढ़ है। ठीक, 80 में सी जयगढ़। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना था? जयगढ़। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य का ये तो है 3,42,239। 3,42,239। अब ये क्षेत्रफल तो याद होना चाहिए ना, क्योंकि ये थोड़ी बढ़ेगा, ये तो फिक्स है। 3,42,239, 3,42,200, 3,42,000, 3,42,239, 82 में 3 है ना, सी सही है। 3,42,239। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में कौन सी 12 जिले में स्थित है? 12 की बात है ना, 12 नहीं, बंदी 12 पाएगी है ना। 12 जब कोटा बूंदी 12, पाचना करौली है। शानदार क्वेश्चन है। कागदर, ये कागदर अपन ने याद कर रखी है। कागदर परियोजना कहाँ है? कागदर ध्यान नहीं आ रहा यार। ये कागदर, ये याद जैसे है, उदयपुर तो नहीं है कागदर, ये ध्यान नहीं है। कागदर कहाँ है भाई? 12 की बात है, जब देखते हैं नहीं आता ये। चबली कर दें इसमें, देखते हैं। चबली कर रहे हैं इसमें ना। ये चमली बी 85 में 85 में सी है, गलत है। 85 में सी का मतलब बेतली है। ये है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में से कौन सी 12 जिले में स्थित है? 12 कोटा बूंदी 12 है ना। 12 मध्य प्रदेश से सीमा किसकी मिलती है? कोटा से मिलती है,
क्या बूंदी से मिलती है? बूंदी से नहीं मिलती। और 12 से मिलती है? 12 से मिलती है। जब बेथली है, ये बेथली 5 न करौली में है, बेथली। जब वैसे वह, ठीक है ना, बेथली 12, बेथली है ना, बेथली केटली, हाँ केटली से याद कर ले, बेथली केटली 12, यानी कि चाय पी रहे हैं भाई केटली में, ये 12 में जाके, यानी कि केटली में चाय पी रहे हैं 12 में जाके, है ना, 12 में जाके केटली में चाय पी रहे हैं, केटली बेथली, ठीक 12। फिर बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है, ये तो करणी माता है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन 86 में, करणी माता। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है करणी माता। चामुंडा देवी किन की कुलदेवी है? अन्नपूर्णा देवी किन की कुलदेवी है? नागणेची देवी। नागणेची देवी किसकी है? चौहानों की हैं, या फिर जो जोधपुर है उनकी है? ध्यान नहीं है यार, नागणेची, ये भी शानदार क्वेश्चन है। नागणेची, नागणेची किन की कुलदेवी है? राठौड़ों की या फिर कछवाहों की? हैं, कछवाहों की कर दें? नागणेची पता नहीं है। जब बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी करणी माता है। चारणों ने, चारणों की भी आराध्य देवी है करणी माता। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिगड़ जाएगा अगर जल्दी जाएंगे ना तो क्वेश्चन, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन है। ये है फिर सेठ जमुना, हाँ सेठ जमुनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी। जब ये कपूरचंद है ना पाटनी, ये जयपुर, हीरालाल शास्त्री कहाँ से है? कपूरचंद पाटनी कहाँ से है? सेठ जमुनालाल बजाज कहाँ से है? ये तीनों है ना जयपुर से है। सही है, सही है। देख जैसे अपन कर रहे हैं जयपुर, कपूर का भी अपन ने याद कर रखा है, कपूर रे, जयपुर रे, है ना कपूर। हीरालाल शास्त्री, शास्त्री में भी रहे, जयपुर में भी रहे। देखते हैं 95 में। सी, जयपुर प्रजामंडल सही है। जब ये तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, वो ये देगा सेठ जमुनालाल बजाज संबंधित है किससे? कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री। कपूर रे, जयपुर रे, हीरालाल शास्त्री, जयपुर। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या था? इन्होंने देवली वो टोंक में वो स्थापना की थी ना विद्यापीठ की, क्या नाम है? बनस्थली विद्यापीठ की, दोनों ने की थी, हीरालाल शास्त्री और दोनों ने मिलकर की थी टोंक में बनस्थली विद्यापीठ की। बनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? बनस्थली टोंक में। सेठ जमुनालाल जय है, कपूरचंद पाटनी जयपुर, तीनों जयपुर है। जयपुर प्रजामंडल बताइए, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित सेठ जमुनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री निर्वाचित। फिर आगे चलते हैं। अब बता, कॉलम 1 कॉलम सेकंड, जब ये तो है स्थान और ये है त्यौहार। जब अजमेर है ना, ये स्थान हो गया, ये त्यौहार हो गया। अजमेर, जब अजमेर का अपन करेंगे क्या? चल बता क्या आएगा इसमें। अजमेर का अपन करते हैं पुष्कर जी का त्यौहार। चूरू का हो गया सालासर हनुमान का त्यौहार, हनुमान जी का मेला सालासर चूरू। करौली कैला देवी का त्यौहार है। केसरिया जी, केसरिया जी है ना, दुलेब जी का त्यौहार। ध्यान देना इस पर, जैसे कि ए के है ना, दूल्हे मात्रा है ये, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। के दुलेब, केसरिया है ना, केसरिया जी दुलेब का त्यौहार। तो और खाटू श्याम जी सीकर है। और तरतई माता मंदिर बांसवाड़ा है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है। गोविंदगिरी, गोविंदगिरी बांसवाड़ा डूंगरपुर से है। और नैनू
बूंदी से है ना, बूंदी नेडूराम। और मेजर बटन कोटा से है। और कैला देवी बता दिया। और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। और करणी माता बीकानेर है। और चाकसू ये जयपुर है ना, चाकसू, चाकसू मेला, चाकसू माता नहीं, चाकसू माता नहीं है, शीतला माता, शीतला माता है चेचक्की, चेचक्की जयपुर। और यही है, और देख लेना है। जब 99 में ए है DABC, DABC अजमेर पुष्कर जी का मेला, चूरू सालासर हनुमान का त्यौहार, हनुमान जी का त्यौहार, करौली कैला देवी का त्यौहार, केसरिया जी है ना, दुलेब जी, दुलेब का त्यौहार, केसरिया जी दुलेब का त्यौहार। आगे चलते हैं। नरमा किस फसल की किस्म है? जब यहाँ तो चावल है या मक्का है। अगर मक्का नहीं दिए तो चावल करेंगे, चावल कर दे 101 में। सही है, चावल। नरमा है ना, नरमा में माँ बार बार आता है क्वेश्चन, नरमा है ना, नरमा चा माचा, नरमा चावल, नरमा चावल, नरमा चावल। फिर आगे चलते हैं। क्या है ये? इनमें से कौन सा मध्यम तापमान प्रयोग का उदाहरण है? चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कवि बांधव, चौहान शासक। विग्रहराज भोर कर दें इसमें 103 में, 103 में सी सही है, विग्रहराज भोर। ये ऐसे है, कवि, कवि का कर दिया अपन ने वी, विग्रहराज, ठीक है ना, विग्रहराज भोर, कवि बांधव, विग्रहराज भोर, अजयराज नहीं है ना। अजयराज ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर की, ऐसे अजमेर। जोधा ने जोधपुर की, नाम से ही पता चल रहा है ना। पृथ्वीराज थर्ड, अर्णोराज जब बिगड़े राज है ये। कवि बांधव बी, वी का हो गया वी, कवि बांधव विग्रहराज फोर। कवि बांधव जो अगर ऑप्शन देगा ना वो तो ये भी दे सकता है, विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, विग्रहराज फोर है विग्रहराज। वी कवि बांधव विग्रहराज फोर। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। ये तो वो था सलहदी तबर, सलहदी तबर। धोखा दे दिया इसने, सलहदी तबर ने। 110 में डी है, सलहदी तबर। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। जब सलहदी तबर, राणा सांगा। निम्नलिखित कारकों में कौन राजस्थान की जलवायु परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है? निम्न में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। जब भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी और उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण। 1 2 3 कर दें इसमें? 1 2 3 तो नहीं है, तो क्या चारों ही कर दें? उच्चावच लक्षण का मतलब क्या है? इंग्लिश क्या है इसकी उच्चावच की? डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। उच्चावच का मतलब है रिलीफ ऑफ फ्यूचर्स, रिलाइफ ऑफ फ्यूचर्स। 1 और 2, 1 और 2 करते हैं। चल 1 2 तो है नहीं है, तो पूरा ही कर देते हैं ना। 111 में क्या है? 111 में बी है। बी का मतलब है सभी, 1 2 3 4। ठीक है, तो भौगोलिक अवस्थिति है ना, समुद्र से दूरी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन उच्चावच लक्षण और वायुमंडलीय संचरण ये समझ में नहीं आ रहा है। भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण। भौगोलिक अवस्थिति हो गया, ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण और वायुमंडलीय संचरण। आगे चलते हैं।
नगर निकाय में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? नगर निकाय 18 तो बिल्कुल नहीं है। जब जब ग्राम सभा का अगर कोई चुनाव लड़ेगा ना तो वो 21 एज चाहिए उसको। तो अब यही कर देते हैं नगर निकाय की भी। हाँ चल देखते हैं 21 है या 25 कर रहा है ये। 114 में बी सही है 21। ठीक, एक ही योग्यता है, चाहे वो नगर के लिए लड़ चाहे ग्राम सभा के लिए लड़, 21 वर्ष। और निम्नलिखित रियासतों में से 1817 और 1818 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ये तो करौली थी। 1817 और 18 के दौरान अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली। देखते हैं 15 में करौली। फिर इसके बाद में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? 169 करें या फिर 68 करें? विधानमंडल का 169 करते हैं। 117 68 है यार, 68 है भाई। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? 168 168 ठीक 168। विधानमंडल है ना, विधानमंडल की बात है। विधानमंडल को क्या बोलेंगे? विधानमंडल को बोलेंगे लेजिस्लेटिव फॉर द ईच स्टेट। लेजिस्लेटिव विधानसभा ही दिखे शायद। हाँ विधानसभा ही है विधानमंडल। विधानसभा की बात कर रहा है जब 168 रह जाएगा ध्यान। 168 विधानसभा 168। फिर आगे चलते हैं। ये हो गए भाई क्वेश्चन 120 हो गए ना, 120 हो गए। तो ये है। अब इस प्रकार से ये बीच बीच में आते हैं क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए और देखते हैं कोई और पेपर, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए और हर एक फैक्टर तथ्य अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। अपनी ऑथेंटिक बुक पढ़ो जितना हो सके जितना, और फिर पढ़ने के बाद में दबा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।